मॉर्निंग बच्चों, ईवीएस का लेसन 13 हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम इसका भाग 4 पढ़ेंगे। गौरव जानी लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक इलाके में पहुंचता है जहां पर वह चांगपा जनजाति से मिलता है। उनके जीवन और उनके जो तौर तरीके हैं रहने के, उनके बारे में जानता है। वहां पहुंचने पर उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नामग्याल। आइए हम पढ़ते हैं। वहाँ मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग। ये जो चांगपा जनजाति जो है बेटा, ये घुमंतू होती है जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनको चराने के लिए हरा मैदान चाहिए होता है। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल पाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग तो अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना होता है तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना पूरा डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं, और जहाँ ठहरना होता है वहाँ कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। जो टेंट होता है बेटा, वो अस्थायी घर होता है। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये लोग जो चांगपा लोग हैं बेटा, ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो। ध्यान रखना, इनके टेंटों को ये लोग अपनी भाषा में रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट का गहरा गड्ढा खोदते हैं और फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह बहुत ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। जबकि आमतौर पे जो टेंट होते हैं बेटा, जब कोई छुट्टियों पे घूमने जाता है, कैंपिंग में जो लगाते हैं ना, उनकी ऊंचाई कम होती है। उसमें वो सिर्फ सोने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के कमरे के जितना बड़ा था। सोचो कितना बड़ा था वो टेंट। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था रेबो। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का जो धुआं है वो बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का जो डिज़ाइन है वो 1000 साल से भी पुराना है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। और आपको पता है, इस इलाके में ठंड भी बहुत तेज़ होती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज़ लगती है। अब मैं आपको पश्मीना के बारे में बताती हूँ। दुनिया में सबसे जो पश्मीना शॉल है वो सबसे मशहूर होती है। पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन होती है एक तरीके से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, उत्तम गुणवत्ता की ये होती है, जो कि बहुत ही गर्म रहती है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। एक पश्मीना शॉल में कितनी गर्मी होती है? 6 स्वेटरों के बराबर। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। आपको पता है, इतने पतले कि बकरी के जो अगर 6 बाल मिलाएं तो हमारा जो एक बाल होता है, मनुष्य के एक बाल की मोटाई और बकरी के 6 बाल की मोटाई एक बराबर होती है। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर आते हैं। और आपको पता है, एक बुनकर जब 250 घंटे बुनाई करता है तब जाके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है।
और यहाँ पर आपको पता है हवा कितनी चलती है, 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से यहाँ पे हवा चलती है। रेबो के पास ही, रेबो यानी जो इनका टेंट है, रेबो के पास ही भेड़ बकरियां रखने के लिए एक जगह बनी थी। तो ये अपनी भेड़ बकरियों को जिस जगह में रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लेखा कहते हैं। और जो लेखा की दीवारें हैं वो पत्थर और चट्टानों को एक के ऊपर एक रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान बनाने के लिए कुछ खास निशान बना देते हैं ताकि एक दूसरे के जो जानवर हैं वो आपस में मिक्स ना हो, मिले ना, और उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है इधर उधर कुछ जानवर खो जाएं या इधर उधर हो जाएं, इसलिए इनकी संख्या ये लोग गिनकर रखते हैं। और ये काम जो है वो कौन करता है, घर की औरतें और जवान लड़कियां। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको बताने हैं कि जो पालतू जानवर या जो खेती में इस्तेमाल करने वाले जो जानवर हैं कौन कौन से होते हैं। खेती में जैसे बैलों का इस्तेमाल होता है, और पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। इन सब को हम अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाय, भैंस, इन सब का हम दूध इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो हमारे काम आते हैं। कुछ होते हैं बोझा ढोने के काम आते हैं, कुछ जैसे सफ़र के लिए, यात्रा वाहनों के लिए काम आते हैं, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा आदि। बेटा अब हम एक वर्कशीट करते हैं, इसमें रिक्त स्थान भरो है। ये आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है और साथ में याद भी करना है टेस्ट के लिए। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। चांगथांग इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना था। चांगपा जानवरों के रखने के स्थान को लेखा कहते हैं। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो सभी बच्चे इसको नीटली अपनी नोटबुक में उतारेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।